मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज एक बड़ी खबर आई वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से, और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा कि जो सऊदी अरब है वो इस हवाले से ये जो नेवल ब्लॉकेट किया गया है अमेरिका की तरफ से, यानी जो नाकाबंदी की गई है कि कोई ईरान की बंदरगाहों की तरफ नहीं जाएगा और ईरान की बंदरगाहों से लेकर बाहर नहीं निकलेगा, उसको सऊदी अरब जो है वो इस सिलसिले में ये चाह रहा है कि इसको ख़त्म किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो मुज़ाकरात हैं वो शुरू किए जाएँ। अब वो क्यों कह रहे हैं? वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक हुआ ये कि सऊदी अरब का ख्याल ये है कि ईरान रिटेलिएट करेगा, और जब रिटेलिएट करेगा तो वो बाबुल मंदिब को बंद कर देगा। अब बाबुल मंदिब को जब वो बंद करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि उन्होंने जो मुतबादिल स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से अब तेल की तजारत या गैस की तजारत शुरू की है उसको प्रॉब्लम आ जाएगी। अब ये सारी बातें थी, तो उसके बाद हमें मुख्तलिफ सोर्सेज ने, मिसाल के तौर के ऊपर ब्लूमबर्ग ने, रॉयटर्स ने, एसोसिएटेड प्रेस ने ये बताया कि एक बार फिर मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। फिर ईरान की जो इरना न्यूज़ एजेंसी है उन्होंने आज क्लेम किया कि पाकिस्तान जो है वो इसे कम्युनिकेट कर रहा है किसके साथ, ईरान के साथ, ताकि आइंदा बातचीत हो। अब इस बातचीत के हवाले से जहां बहुत सारी स्पेकुलेशंस हो रही थी, तो इससे सबसे बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर पाकिस्तान में मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं। और ये कोई लंबा चौड़ा सिलसिला नहीं है। आज से 2 दिन के बाद, अब से थोड़ी देर पहले अमेरिका के सदर ने यह बताया है कि पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर ईरान के साथ मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि इन मुज़ाकरात को लेकर हमारा जो झुकाव है वो पाकिस्तान की तरफ है। नंबर 3, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं वो बड़ी फैंटेस्टिक जॉब कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सबसे बड़ी खबर के जो पिछले हफ्ते हमने पाकिस्तान में मुज़ाकरात देखे, एक बार फिर वही मुज़ाकरात यहाँ पर होने वाले हैं। अब ये मुज़ाकरात जब होंगे तो उसके बीच में हमने ये देखा कि अमेरिका की जानिब से नाकाबंदी की गई ईरान की, ताकि उनकी बंदरगाहों से कोई आए या जाएगा नहीं। लेकिन आज एक खबर आती है, और यूं खबर आई कि ईरान के जो जहाज हैं वो अमेरिका की इस नाकाबंदी को तोड़ने के अंदर कामयाब हुए हैं। वो नाकाबंदी कैसे टूटी है मैं आपके सामने उस पर खबर पहले ये रखना चाहता हूं कि आज BBC वेरीफाई ने ये बताया, BBC की तरफ से, कि 4 जहाज जिनका ताल्लुक ईरान से था वो आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने में कामयाब हुए हैं। लेकिन अल जजीरा ने नंबर 3 रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 हूं या 4 हूं, लेकिन वो जहाज वहां से निकलने में कामयाब हुए हैं। और ये उस वक्त हुए हैं जिसके बाद आपने ये जो आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी या नेवल ब्लॉकेट किया है उसके बाद है। अब ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि दुनिया में मुखालफत बहुत ज्यादा हो रही है। जिस तरह जो चीन है वो ये कहता है कि ये इररिस्पॉन्सिबल है, ये डेंजरस है। क्यों? उसकी वजह यह है कि चीन सबसे बड़ा बेनिफिशरी है। तो अगर स्टेट ऑफ हुर्मुज़ बंद होगी तो चीन की अपनी जो दरामदात है तेल की, वो उस पर खतरा आएगा। जब वो खतरा आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि चीन की अपनी इकोनॉमी के ऊपर डैमेज आएगा। अब देखिए कि सिर्फ ईरान से 80 या 90% जो तेल की एक्सपोर्ट होती है वो चीन जाती है, क्योंकि वो चीन की पूरी जरूरियात नहीं होती, 13 या 14% उसका होता है। तो अब उस हवाले से तो बात यह है। दूसरा, चीन जो है वो दुनिया के लिए तवज्जो का मरकज क्यों बना हुआ है? इसलिए बना हुआ है, अगर आप देखें तो स्पेन के जो वजीर आजम है वो वहां पर गए हुए थे और उन्होंने वहां पर गुफ्तगू की, उन्होंने शी जिनपिंग के साथ मुलाकात भी की, और उन्होंने ये कहा कि ना सिर्फ स्पेन को बल्कि यूरोप को अपने ताल्लुकात मजबूत करने चाहिए चीन के साथ। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि यूरोप तो अमेरिका का इत्तेहादी है, लेकिन अब यूरोप क्यों चीन की तरफ देख रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप यूरोप में से देखें तो जिस तरह स्पेन खुद मौजूद है, इटली मौजूद है, फ्रांस मौजूद है, ये तीनों ममालिक वो थे जिनकी डिफरेंट पोजीशन थी इस जंग को लेकर। यानी वो अमेरिका की इस तरह हिमायत नहीं कर रहे थे। वो अमेरिका बार बार कह रहा था स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को खोलो, वो नहीं आ रहे थे। उसी तरह से इसराइल के साथ भी वो नहीं खड़े थे। आपने देखा कि स्पेन को लेकर इसराइल ने किस तरह से रिटेलिएट किया कि शिमोना क्रियात के अंदर जो वहां पे एक सीज फायर का सेंटर है उसमें से उनको निकाल दिया। आज एक और खबर आई कि इटली जो है, इटली ने अपना जो दिफाई मुआहिदा है इसराइल के साथ वो मुअत्तल कर दिया है। अब ये मुआहिदा हर 5 साल के बाद ऑटोमेशन के ऊपर था, यानी हर 5 साल के बाद वो रिन्यू हो जाता था, जो कि उनकी मुश्तरका पैदावार का और स्ट्रेटेजी शेयर करने का एक मुआहिदा था। तो इटली के वजीर आजम ने इसको कहा कि हम उसको रिन्यू नहीं कर रहे, दूसरे लफ्जों में हम इसको मनसूख कर रहे हैं। अब उसकी ज़ाहिरन कोई वजह नहीं बताई गई, लेकिन मैं उसकी वजह बता देता हूं कि लेबनान के अंदर हुआ ये कि वहां पर जो अमन मिशन है उस पे जो अतालवी काफिला था या बिल्डिंग था उस पे इन्होंने फायरिंग की, जिसके बाद उन्होंने इनके सफीर को बुलाया। एक बात हो गई। दूसरा, इस पूरी जंग के दौरान इटली ने अपनी जो एयर स्पेस है वो इनके जहाज़ों को इस्तेमाल नहीं करने दी। ये एक बहुत बड़ा मामला है कि जब यूरोप
एक तरफ चीन की तरफ जा रहा है, दूसरी तरफ इसराइल के हवाले से उनकी पोजीशन है। और फिर इटली के वजीर आजम ने जो ट्रंप ने पोप लियो के हवाले से बातचीत की है उसको उन्होंने उसकी हिमायत नहीं की और उन्होंने कहा कि वो सॉलिडेरिटी का इजहार कर रही हैं किसके साथ, पोप लियो के साथ। उनका वो किसी तौर पे भी उनकी स्टेटमेंट काबिल कबूल नहीं है जो अमेरिका के सदर ने दी है। अमेरिका के सदर की स्टेटमेंट को लेकर सब लोग कह रहे हैं कि वो नाकाबिल कबूल है, लेकिन ट्रंप ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। अब इस हवाले से एक चीज जो और है कि जब ये सब कुछ हो रहा है तो आपने देखा कि यूएई के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी चीन गए हुए थे। तो दुनिया में अब मरकज या एक नई जो रीअलाइनमेंट्स है वो होती हुई दिखाई दे रही है। अब जब मुज़ाकरात हो रहे हैं या मुज़ाकरात की एक नई खबर आ गई है तो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि क्या ईरान की पोजीशन कुछ चेंज या तब्दील हुई है? नहीं, ईरान इससे आगे बढ़ा है। ईरान ने खत लिखा है अक़वाम मुत्तहिदा को और उन्होंने ये बताया है कि 5 मुल्कों से उन्होंने कॉम्पनसेशन का मुतालबा किया है। एक तो आज ईरान की हुकूमत की जो तर्जुमान है उन्होंने ये बताया कि 270 अरब डॉलर का एस्टिमेट लगाया गया इस जंग के नुकसान का। अब वो क्यों ये बात कर रहे हैं? उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिख के कहा है कि जो 5 मुल्क हैं जिसमें सऊदी अरब शामिल है, जिसमें कतर शामिल है, जिसमें कुवैत शामिल है, जिसमें बहरीन शामिल है, यूएई शामिल है, ये 5 के 5 ममालिक ने जो इंटरनेशनल जिम्मेदारियां हैं वो पूरी नहीं की। क्यों? उनके मुताबिक उनकी एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है, उनकी सरजमीन इस्तेमाल हुई है हमारे ऊपर हमलों के लिए। तो जब इनकी सरजमीन इस्तेमाल हुई है हमारे ऊपर हमलों के लिए तो ये जरूरी है कि ये 5 मुल्क हमें कॉम्पनसेशन दें, नंबर 1। नंबर 2, 270 अरब डॉलर की वो जो एक एस्टिमेट लगा रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि ये तो अभी इब्तदाई है, इसमें इजाफा भी हो सकता है। तो जब वो अमेरिका के सामने मुज़ाकरात के लिए आएंगे, जो कि पहला दौर हुआ, दूसरा दौर होने जा रहा है अगले 2 दिन में जो एक्सपेक्टेड है, जो अमेरिका के सदर ने कह दिया है, तो वो उनके सामने ये रखेंगे कि भाई ये हमारा नुकसान है। अब इस चीज को लेकर 2 तबसरे आपके सामने रखने बड़े जरूरी हैं जिसको आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। एक, आप जानते हैं कि एंटनी ब्लिंकन जो हैं अमेरिका के साबिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो उन्होंने ये बताया कि बुनियादी तौर पे ट्रंप ने अपने आप को बंद गली में ले गए हैं या एक ऐसी मुश्किल सूरत हाल में डाल लिया जिससे निकलना अब बड़ा मुश्किल है, नंबर 1। नंबर 2, जो हिलरी क्लिंटन है जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ओबामा के दौर में थी, उन्होंने ये कहा कि ये कहना कि हमें ये पता नहीं था कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ बंद हो सकती है तो ये बहुत बड़ी नालायकी और नाकामी है उनका। जब भी हमने वॉर स्ट्रेटजी स्टडी की, डिस्कस की, तो उसमें नंबर 1 पॉइंट यही था। और दूसरा, उन्होंने कहा कि अमेरिका के जितने भी सुदूर गुजरे हैं उन सब को लेकर नेतन्याहू, क्योंकि उन सब के दौर में वजीर आजम था, तो नेतन्याहू ने उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि आप डायरेक्टली जंग करें या आप डायरेक्टली हमला करें ईरान के ऊपर। लेकिन उसमें से कोई सदर भी उनका, मैंने खुद यानी हिलरी क्लिंटन के मुताबिक मैंने खुद नेतन्याहू से और उनकी काबीना के साथ इंटरेक्ट किया, बातचीत की, और मैंने उनकी ये जो ख्वाहिश थी जंग वाली उसकी मैंने हिमायत नहीं की। तो अब उनके मुताबिक जब ये सूरत हाल है तो ये ट्रंप जब इस सारी मुश्किल में फंसे हैं, एक तबसरा और बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो तबसरा किसका है? वो बीबीसी का। बीबीसी के मुताबिक बुनियादी बात यह है कि ईरान और अमेरिका दोनों फेस सेविंग चाहते हैं, इस पूरी वॉर से एग्जिट चाहते हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अमेरिका ने एक जंग, वो कहते हैं ना कि उनके ऊपर मुसल्लत की, हाँ मुसल्लत की, ईरान ने रिटेलिएशन की, जवाब दी, बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। अब अमेरिका चाहता है कि उसकी वो जो है ज़रा ईगो वो भी मुतासर ना हो। अब ईरान क्यों जंग जाएगा? ईरान का नुकसान हो रहा है, माली नुकसान हो रहा है, जानी नुकसान हो रहा है, सो वो भी चाहता है। लेकिन ईरान ये क्यों तासुर दे कि मैं हार गया? उसने हारा है ही नहीं है, उसने भरपूर जवाब दिया है, उसने रिटेलिएट किया है। तो ये सारी सूरत हाल हमारे सामने आती है और उस हवाले से जो अभी जो प्रेशर टैक्टिक्स किए जा रहे हैं वो नाकाबंदी की सूरत में हो या बाकी चीज़ों की सूरत में हो, और उसके साथ बातचीत भी होगी। अगर ये दोनों मुल्क वापस आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि विलिंगनेस मौजूद है। अब विलिंगनेस की प्रॉब्लम में बताते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज खबर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर ये थी कि बुनियादी तौर पे जो रौला है ना वो सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम का है। और उन्होंने क्या कहा? उनका जी ईरान ये कहता है कि मैं 5 साल के लिए अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक देता हूँ, ख़त्म करने की बात नहीं कर रहे। लेकिन उनके मुताबिक जो अमेरिका है वो 20 साल की बात करता है। लेकिन 20 साल तो बहुत ज़्यादा टाइम है। इसके बीच में एक और जो अहम चीज़ है वो इनरिच्ड यूरेनियम है जो ईरान के पास मौजूद है। वो कहाँ जानी है? ईरान अमेरिका के हवाले तो नहीं करना चाहता, लेकिन हमने रशिया के हवाले से देखा कि कल क्रेमलिन से कहा गया कि हमारी ऑफर ऑन टेबल है, अगर आप ये चाहते हैं मसले का हल निकालना तो ये जो एनरिच्ड यूरेनियम है आप वहाँ से निकाल के हमारे हवाले कर दें। क्या ईरान इसके ऊपर तैयार होगा? क्या वो रशिया के हवाले करेगा? क्योंकि रशिया का उनका आपस में जॉइंट वेंचर है। जिस तरह आप जानते हैं कि उनका मुख्तलिफ जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनके ऊपर वो मिलकर काम करते हैं। तो क्या अब ये जो 2 दिन की गुफ्तगू के हवाले से कहा जा रहा है इसमें आएगा कौन? क्या ट्रंप खुद आएगा? ये भी एक बड़ा बुनियादी सवाल है, क्योंकि जेडी वेंस लास्ट टाइम आए थे और उसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग तो हुई, पेशरफ्त की बात की जा रही है, लेकिन हतमी मुआहिदा नहीं हुआ। अब क्या ट्रंप इस्लामाबाद आ रहे हैं?
अगर आएंगे तो ईरान की तरफ से कौन आएगा, क्या ईरान के भी सदर आएंगे, कि प्रोटोकॉल तो भाई यही है कि सदर उधर से आएंगे और सदर उधर से आएंगे, और क्या वाकई ही अब कोई डील या मुआहदे का इम्कान है। ये अब तक की अपडेट्स हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।